चलिए साउंड चेक कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स। चलिए साउंड चेक कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स। साउंड सही। चलिए अकाउंट्स में अंडर राइटर वाला टॉपिक हम देख रहे थे। मेजोरिटी चीजें उसमें खत्म हो चुकी है और जो सम्स भी दिख रहे हैं यहाँ पे नए मॉड्यूल में, उसमें भी जैसे हमने देखा कि रिपीटेशन कर दिया। सेम ही सम दो दो बार रख दिए, क्वांटिटी कर दी डबल। तो भी जो सम्स मैंने पेंडिंग छोड़े थे कि आज करवाऊंगा, वो भी देख रहा था, तो उसमें भी ऐसे है कि सम्स डबल हो गए। जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 8 और 9 मुझे करवाना है यहाँ पे, और यही दो सम्स पीछे रिपीट है, 14 और 15। तो 8, 9 और 14, 15 सेम है। आप दोनों में से कोई भी एक बार कर लो, नंबर्स पूरे सेम है, कोई फर्क नहीं है। प्रेजेंटेशन वाइज 14, 15 में प्रेजेंटेशन बेटर है, वो टेबुलर फॉर्मेट में सब थोड़ा लाइन वाइन बना के ड्राइंग करके अच्छे से प्रेजेंट किया है। बट आंसर में कोई फर्क नहीं, आंसर इज सेम। तो कोई भी एक रेफर कर लो। 14, 15 रेफर करो या 8, 9, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने देख लेते हैं। हाँ, अब इलस्ट्रेशन नंबर 8 जो चल रहा है उसमें और इलस्ट्रेशन 14 में डेटा सेम है, बट जो सॉल्यूशन किया उसमें फर्क है। इलस्ट्रेशन 8 में उन्होंने दो ऑल्टरनेटिव मेथड समझाए, और सेम इलस्ट्रेशन 14 में उन्हीं दो मेथड्स में से एक अज्यूम कर लिया। वो फर्क है। अब इस सम में फिर अपने को 8 वाला करना चाहिए, ताकि मैं आपको दोनों मेथड समझा सकूं कि क्या क्या अजम्पशंस होते हैं। 14 में उन्होंने उन दोनों में से एक लिया है, तो वैसे कोई फर्क नहीं है, सम सेम है, लेकिन सॉल्यूशन वाइज उन्होंने डिफरेंस क्रिएट कर दिया। तो अपने 8 और 14 में से 8 वाला यूज करेंगे, ताकि आपके पास प्रॉपर कंटेंट आए कि भाई क्या होता है इसमें। चलिए देखें। पेज नंबर 242 है, इलस्ट्रेशन नंबर 8 है। यहाँ पे फॉर्म अंडर राइटिंग और वो मार्क अनमार्क सब कुछ आ जाएगा, तो सम काफी अच्छा है। चल, जो कंपनी है उन्होंने 40,000 शेयर्स इशू किए हैं टोटल। इसमें से 24,000 शेयर्स पी ने अंडर राइट किए, क्यू ने 10,000, और बाकी जो है तीसरे वाले ने, आर ने 6,000। तो ये सब डिटेल्स बता दी। अब इसमें से जो अंडर राइटर्स का एप्लीकेशन आया है उसमें फर्म अंडर राइटिंग क्या है, कितना है, वो सब भी चीजें देख लेते हैं। चलो, फर्म अंडर राइटिंग का मीनिंग मैंने आपको बताया था। अंडर राइटर खुद पहले ही शेयर खरीद लेते हैं। एक होता है जो बचेगा मैं ले लूंगा, और एक होता है मैं ही लेना चाहता हूँ, मैं खुद कस्टमर हूँ, वैसा हो गया। तो फर्म अंडर राइटिंग का मतलब है कि अंडर राइटर खुद पहले ही कमिटमेंट दे देता है कि इतने शेयर्स में से इतने तो मेरे, अब बाकी पब्लिक को बेचूंगा। पब्लिक को बेचूंगा, उसमें कुछ बच गया तो वो भी मैं रख लूंगा, तो वो लायबिलिटी अलग होगी, वैसा है। तो यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि पी, क्यू और आर ने फर्म अंडर राइटिंग के लिए कितना कमिटमेंट दिया। 3,200, 1,200, 4,000 शेयर, ये बोला। इसके अलावा पब्लिक से कितने सब्सक्रिप्शन आए, क्लियर लिखा है, एक्सक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग बट इंक्लूडिंग मार्क्ड एप्लीकेशन। तो 20,000 शेयर्स का एप्लीकेशन पब्लिक से आया। इसमें मार्क्ड वाले इंक्लूडेड है, अनमार्क्ड वाले भी होंगे, बट फॉर्म अंडर राइटिंग इसमें इंक्लूडेड नहीं है, वो अलग है। ठीक है, तो वो क्लैरिफाई कर दिया। मार्क्ड एप्लीकेशन कितने आए वो भी बता दिया। पी, क्यू और आर 4,000, 8,000 एंड 2,000। हमने बात की थी मार्क्ड एप्लीकेशन होते क्या है। तो भाई जो फॉर्म्स बटते हैं पब्लिक को, एप्लीकेशन फॉर्म, उस पे ना अंडर राइटर का रबर स्टैंप लगा होता है कि कौन से अंडर राइटर ने फॉर्म बेचा है। बाद में क्या है, इससे क्लैरिटी आ जाती है कि हाँ भाई ये अंडर राइटर ने इतने बेचे, दूसरे ने उतने बेचे, तो उनको कमीशन पे करने में फिर कंपनी को क्लैरिटी रहती है। तो वो एक पर्पस है। कुछ फॉर्म्स बिना मार्किंग के भी बेच दिए जाते हैं, वो अनमार्क्ड होते हैं। अब अनमार्क्ड वाले में प्रॉब्लम ये है कि भाई अनमार्क्ड एप्लीकेशन फॉर्म बायर ने किससे खरीदा, अब वो कैसे टैली करने जाए। तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन जितनी भी होती है उसको ना रेशियो में डिवाइड कर देते हैं बिटवीन ऑल द अंडर राइटर्स। वो रेशियो हमने देखा, या तो ग्रॉस लायबिलिटी
या दूसरा ऑप्शन है ग्रॉस लायबिलिटी माइनस मार्क्ड एप्लीकेशंस, दोनों में से कोई भी एक रेशियो अपने यूज कर सकते हैं। कुछ नहीं बोला हो तो इजी रहता है ग्रॉस लायबिलिटी, वो ओरली आपको मिल जाएगा तो वो यूज कर लेना चाहिए। अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट नहीं करना है जब आपके पास ऑप्शन है। अब ये जो सम हमें सॉल्व करना है, इसमें बात ये है कि फर्म अंडर राइटिंग वाला पॉइंट भी मिक्स्ड है। तो फर्म अंडर राइटिंग वाले जो शेयर्स है उसको आप कैसे ट्रीट कर सकते हो, उसमें दो अल्टरनेटिव्स है। या तो आप उनको मार्क्ड एप्लीकेशंस के साथ ग्रुप कर लो, या अनमार्क्ड के साथ ग्रुप कर लो। दोनों में से आप किसी भी एक कैटेगरी में उसको काउंट कर सकते हो, और यहीं से वो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन वाला पॉइंट रेज होता है। पीछे वाले इलस्ट्रेशन में उन्होंने इसमें से एक अज्यूम कर लिया कि हम ये मान रहे हैं कि भाई फॉर्म अंडर राइटिंग वाले एप्लीकेशंस अनमार्क्ड है, तो मार्क भी तो मान ही सकते हैं। बट यहाँ पे इन्होंने दोनों सॉल्यूशन समझाया कि मार्क मानोगे तो कैलकुलेशन में क्या डिफरेंस आएगा, और अनमार्क मानोगे तो क्या डिफरेंस आएगा, तो हमें दोनों देखना है। पहला जो सॉल्यूशन इन्होंने अज्यूम किया है उसमें बोला है कि भाई फॉर्म अंडर राइटिंग वाले जो शेयर्स हैं उसको इन्होंने अनमार्क की कैटेगरी में काउंट किया, मतलब इसका हिसाब बाद में होगा वैसा है। अब आपको ऑर्डर ध्यान में होगा तो अपने ऑर्डर के हिसाब से चलते हैं, मैं लिखवा भी देता हूँ, प्रेजेंटेशन भी समझ आ जाए और सम भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो पहला अजम्पशन लिया हमने, उसमें क्या देख रहे हैं कि जो फर्म अंडर राइटिंग वाले शेयर्स हैं वो कौन सी कैटेगरी में कम काउंट किए, अनमार्क्ड वाले। ठीक है, ये अजम्पशन लेके चल रहे हैं। अब आगे प्रेजेंटेशन में पर्टिकुलर्स लेंगे। आपके जो अंडर राइटर है उनका नाम देख लो, पी क्यू और आर, तीन अंडर राइटर्स है, और एक क्वांटिटी का टोटल ले लो ताकि जितने भी शेयर्स हैं वो सब टैली होते जाएंगे लास्ट में वैसे। ठीक है, ये चीजें हो रही है। अब हम शुरुआत करेंगे ग्रॉस लायबिलिटी से। भाई कितनी लायबिलिटी किस पे इम्पोज की थी उस हिसाब से पता चलेगा कि मार्क कितने अनमार्क कितने। ग्रॉस लायबिलिटी आपको दे रखी है कि पी को बोला था भाई 24,000 शेयर्स आप अंडर राइट करोगे, क्यू को जो लायबिलिटी दी थी वो 10,000, और आर की लायबिलिटी 6,000। टोटल करोगे तो कितना हो रहा है, 40,000। और ये टोटल क्वांटिटी है, मतलब देखा जाए तो 100% अंडर राइटर्स को हमने बांटा हुआ है पूरा सब्सक्रिप्शन, ये पता चल रहा है। अब अपने ऑर्डर में चले तो सबसे पहले आपको आइडिया कि अपने मार्क्ड एप्लीकेशंस माइनस करते हैं क्योंकि वो स्टैम्प के साथ है, तो इसमें भी वही करेंगे। यहाँ से आप लिस्ट कर दो मार्क्ड एप्लीकेशंस। अब कितने मार्क्ड एप्लीकेशंस हैं वो स्पेसिफिक दे ही रखा है, 4,000, 8,000, 2,000, टोटल हो जाएगा 14,000। ठीक है, अब यहाँ बैलेंस में बचे 22, और यहाँ पे 4, और ये टोटल हो जाएगा 26। ये आ गई आपकी बैलेंस लायबिलिटी आफ्टर मार्क्ड एप्लीकेशंस। अब नेक्स्ट जो आ रहा है उसमें अपने करते हैं अनमार्क्ड एप्लीकेशंस का हिसाब। अनमार्क्ड एप्लीकेशंस जितनी भी है टोटल, हम उसको बांटेंगे ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में जो अपना स्टैंडर्ड है। अब कितनी एप्लीकेशंस जो है वो बटेगी अनमार्क्ड वाली कैटेगरी में, वो कैसे पता चलेगा। टोटल जो डेटा आपको ऊपर दिया हुआ है उसमें से अनमार्क्ड एप्लीकेशंस कितने आएंगे आप टोटल कैलकुलेट करके बता सकते हो। डेटा आपके सामने है, अनमार्क्ड एप्लीकेशंस कितने होंगे। 20,000 एप्लीकेशन आए थे फॉर्म अंडर रेटिंग को छोड़ के। ठीक है, वो तो मार्क्ड और अनमार्क्ड का टोटल थे, तो 20,000 एप्लीकेशन में मार्क्ड वाले कितने हैं वो माइनस कर दो, तो बाकी के जो बचे वो अनमार्क्ड, मतलब 6,000 हो गए। ठीक है, तो अनमार्क्ड की जो कैलकुलेशन है टोटल अगर हम देखें तो भाई 20,000 एप्लीकेशन आए थे इंक्लूडिंग मार्क्ड। मार्क्ड वाले हमने ये 14,000 माइनस कर दिए, बचे कितने, 6। तो ये हो गए अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अच्छा, हमने जो फॉर्म अंडर राइटिंग किया है उनको हमने कौन सी कैटेगरी में माना, फॉर्म अंडर रेटिंग को अनमार्क में। फॉर्म अंडर रेटिंग कितना किया है वो टोटल पता चलेगा क्या, क्वेश्चन में देखो। 3,200 प्लस 1,200 प्लस 4,000 कितना हो जाता है ये, 84,400 होगा। उसको भी तो अनमार्क भी माना है ना, तो वो भी इसमें प्लस कर दूं। टोटल कितने हो गए, 14,400। समझ आए। अब क्योंकि अनमार्क्ड माना है तो यही टोटल लेंगे। आपको पता है कि अनमार्क्ड एप्लीकेशन का आप करते क्या हो, ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में डिवाइड करते हो। ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो आपको यहाँ से मिलेगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 24, 10 और 6 और आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 12, 5 और 3। हो गया, दिस इज द ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो, 12, 5 और 3। तो ये जो 14,400 है ना, ये आपको इस रेशियो में बांटना पड़ेगा। बांट के देखो कितना आ रहा है, कैलकुलेशन करते जाओ ना, खुद ही करो आप।
डायरेक्ट बुक में से मत देखो। 8640 यहीं लिख देता हूँ ना, माइनस ही तो करना। हम्म, ठीक। हाँ, अनमार्क्ड इंक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग। ठीक है, तो ये सब हमने लेस कर दिया। अब इसके बाद जो लायबिलिटी आएगी ना, उसको हम बोलेंगे नेट लायबिलिटी। कितना बच रहा है वो देखो ना, यहाँ पे कितना बच रहा है। यहाँ पे माइनस में आएगा। और ये वाला टोटल तो ठीक है, लगा लेना, वो यही होगा, इसमें से जो बचेगा 11,000। अब देखो यहाँ पे एक वो नया पॉइंट आया, नेगेटिव वाला। ये अभी तक कोई समझ में आया नहीं था, बट मैंने आपको समझाते टाइम बोला था कि कहीं अगर नेगेटिव वाला पार्ट आ जाए तो फिर हमें इसको ना डिवाइड करना पड़ेगा बाकी दोनों में। अब हुआ ये कि जितना इसका कमिटमेंट था उससे ज्यादा शेयर आपने इसको पकड़ा दिए। नेगेटिव का मतलब ये हो गया, वो बोलेगा भाई मेरी 10,000 की बात हुई थी, देखो 8,000 तो मार्क में चले गए, बैलेंस 2,000 बचे, अनमार्क में आपने मेरे में 3600 गिन लिए, तो ज्यादा हो गया ना, इतनी तो मेरी लाइबिलिटी थी नहीं। और बाकी दोनों बोलेंगे भाई हमने बेचे हैं, आपने इसमें कहा डाल दिए, ये 1,600 शेयर तो एक्चुअली हमने बेचे है ना, उसने 10,000 से ऊपर तो बेचे ही नहीं होंगे। तो ये 1,600 आइडियली इन दोनों को बिलोंग करते हैं। तो अगर कभी भी ऐसे पॉइंट पे नेट लायबिलिटी में कुछ नेगेटिव आ जाता है, तो हम ना ये चीज बाकी दोनों में बांट देते हैं। अब ये 1,600 जो है ना वो इन दोनों में बटेंगे। किस रेशियो में बटेंगे, तो इनका जो ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो था ना वही यूज करना है, कुछ नया नहीं करना। इनका ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो ये रहा, 12 और 3। तो आपको ना 1,600 को बांटना पड़ेगा 12:3। 12:3 मतलब 4:1 हो गया, ये होगा 1280। 1280 और 240। ठीक है, समझ आ गया। तो ये देखो, ये इसमें इन्होंने ट्रांसफर कर दिया होगा, इस पे बांट दिया होगा, तो यहाँ से ये नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया होगा प्लस, और यहाँ से माइनस, इनकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, वो बात समझ आ रही है ना। ये 1,600 एक्चुअली ने इन्होंने बेचे होंगे दोनों ने मिलके, बट क्रेडिट इसको दे दिया था। तो बोला भाई तेरा खत्म कर देते हैं, ये तो इन दोनों ने बेचे है ना, तो बेचे है मतलब इनकी लाइबिलिटी घट जाएगी। अभी ऐसा दिखा रहा था कि इसकी ना 11,360 की लाइबिलिटी बाकी है, बट ये क्या बोल रहे हैं, अरे भाई इसमें मेरा भी तो हिस्सा है, मैंने बेचे हुए हैं, लाओ इधर ट्रांसफर करो। तो 1,280 इसमें आपका हिस्सा था जो आपने बेच दिए, तो आपकी लाइबिलिटी घट जाएगी, उसको प्लस नहीं करना, माइनस करना। रिमेनिंग कितना बच रहा है, बात समझ आई। इसकी लाइबिलिटी हो गई 0, 1,600। हम्म, ये वाला। हाँ तो 240 आ रहा है ना, कुछ और आ रहा है 320। हाँ टोटल चेक आएगा 1,600 है ना, हाँ तो ये गलत होगा, 320 आएगा। 320 और 1,280 1,600, ये गिनने में गलती। देख लो वापस टैली कर लो ना। आ ही जाएगा ना, 1,600 इंटू 1/5, 4:1 का रेशियो है। 12:3 लोगे तो भी आंसर सेम आएगा, 4:1 से भी सेम आएगा। 1,600 इंटू 3/15, 320 आएगा। अच्छा, ऐसा एग्जाम में मत करना, सारी मेहनत यहीं पे आके खत्म हो जाएगी। क्या बचा,
ठीक है, अब ये इनकी लायबिलिटी बची। एक्चुअली ये है नेट लायबिलिटी आफ्टर दिस सेटलमेंट। अच्छा, अब नेट लायबिलिटी जो है ये, एक सेकंड, ये नेट लायबिलिटी है। दिस इज आफ्टर रिड्यूसिंग एवरीथिंग। इसमें से आपने ना मार्क्ड एप्लीकेशन भी माइनस कर दिए, अनमार्क्ड भी कर दिए, फर्म अंडर रेटिंग भी कर दिए, सब कुछ माइनस करने के बाद जो बचा उसको क्या बोल रहे हैं, नेट। ठीक है, तो एक ये तो आंसर आ गया, दिस इज नेट लायबिलिटी। लेकिन आपकी ये नेट लायबिलिटी तो वहां से आई जो पब्लिक ने नहीं खरीदे और बचे हुए आपको लेने पड़ेंगे। तो ये तो आप लोग ही लोग एज एन अंडर राइटर कि भाई 10,800, 10,080 और 1,520। लेकिन इसके अलावा आपने फॉर्म अंडर राइटिंग का भी तो कमिटमेंट दिया है जो यहाँ माइनस हो चुके हैं ऑलरेडी। तो एक आपकी टोटल लायबिलिटी भी तो बनेगी। जो अंडर राइटर फॉर्म अंडर राइटिंग करता है वो दो टाइप की जिम्मेदारी लेता है। एक तो वो इशू के स्टार्टिंग में बोल देता है कि इतने शेयर तो मैं ही खरीद रहा हूँ। जैसे अगर सपोज आप पी का एग्जांपल ले रहे हो, तो मिस्टर पी ने बोला कि 3,200 शेयर तो मैं ले ही रहा हूँ। बोला चलो ठीक है, तो ये आपकी जिम्मेदारी, इसका पैसा आपको देना है, लास्ट में हिसाब कर लेंगे। फिर इसने क्या बोला, बोले मैं टोटल 24,000, कितने बोले, 24,000, 24,000 शेयर अंडर राइट कर रहा हूँ। ठीक है, 3,200 तो मैं ले ही रहा हूँ, इन 24,000 में से लास्ट में जो भी पब्लिक नहीं लेगी वो बचे हुए भी मैं ले लूंगा। तो फर्म अंडर राइटर जो होता है ना, वो दो टाइप के शेयर खरीद रहा है, दो नाम से। एक जिसका कमिटमेंट उसने एडवांस में दे दिया कि 24,000 में से 3,200 तो मेरे, फिर बाकी के पब्लिक को बेचूंगा। पब्लिक को बेचने के बाद जो अनसोल्ड गए वो भी मेरे। अनसोल्ड कितने गए, ये रहे। अब ये 10,000 कैसे आया, आप देखो। कोई भी टाइप का अंडर राइटर अगर कोई शेयर बेच रहा है तो उसमें तीन ही वेरायटी है। एक फॉर्म अंडर राइटिंग जो खुद साइड पे रख लिए, एक अपना ठप्पा लगा के मार्क बेचे, और एक अनमार्क बेचे। जो बचे वो उसी को लेने पड़ेंगे, यहाँ पे वही हुआ। तो 24,000 से आप जब यहाँ तक आए हो ना, तो आप देख लो, मार्क्ड वाले माइनस हो चुके, अनमार्क्ड वाले माइनस हो चुके, इसमें फॉर्म अंडर राइटिंग वाले भी माइनस हो चुके। लिखा है ना, अनमार्क्ड इंक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग। ये 8640 में जो उसने अनमार्क्ड बेचे वो भी निकल गए, और वो 3,200 जो उसने खुद रख ली वो इसमें इंक्लूडेड है, 3,200 इसमें इंक्लूडेड है। तो अब ये जो बचा ना, ये पता है कौन से हैं, जो पब्लिक को ऑफर किए थे और पब्लिक ने लिए नहीं। तो ये पूरे उसको बचे हुए शेयर रखने पड़ेंगे जैसा उसने कमिटमेंट दिया था। बट दिस इज वन लायबिलिटी, वन पार्ट ऑफ द लायबिलिटी। अगर टोटल लायबिलिटी कितनी हो, टोटल लायबिलिटी कितनी होगी, तो 10,080 प्लस 3,200। समझ आ रहा है, फॉर्म अंडर राइटिंग ऐड करके। तो ये 10,080 मतलब यहाँ जो माइनस किया वापस प्लस कर, तो उसकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। टोटल करो तो कितना आएगा देखो, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, प्लस फॉर्म अंडर राइटिंग, क्वांटिटी थी 3,200, तो टोटल लाइबिलिटी जो उसकी आ गई, 13,280 ये आ रही है। अब ये टोटल लायबिलिटी क्या शो कर रही है कि पब्लिक के पास से जो शेयर बचे, जो पब्लिक ने नहीं खरीदे, वो 10,080, और जो उसने पहले ही कमिटमेंट दे दिया था कि मैं ही खरीद रहा हूँ, वो 3,200। इस चीज को मैं एक इंडिविजुअली आपको समझा देता हूँ, तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा, इसको रहने देते हैं, तो अपनी जगह सही है। मैं एक अंडर राइटर की बात कर रहा हूँ पी, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात समझते तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। इसने बोला कि मैं टोटल 24,000 शेयर की जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं पब्लिक को बेचूंगा। चलो ठीक है, कैसे, तो बोला देखो इसमें से 3,200 तो मैं ही रख रहा हूँ, वो तो मेरे हो ही गए खत्म। बाकी के ना कुछ हैं जो मैंने मार्क्ड एप्लीकेशन के फॉर्म में बेचे। मार्क्ड एप्लीकेशन के फॉर्म में मैंने 4,000 बेच दिए, तो ये भी माइनस हो गए। अच्छा, अनमार्क्ड वाले में उसको कुछ हिस्सा मिला रेशियो के फॉर्म में, वो इसके अंदर छुपा हुआ होगा। अनमार्क्ड वाला पता है वो कितना मिला, मैं इसमें से आपको डेटा निकाल के बता देता हूँ। 8640 में से ना एक 3,200 एक बार माइनस करो, 5,440 ऐसा कुछ आ रहा है। इसमें अनमार्क्ड वाला पोर्शन है 5,440। कैसे आया मैं समझा देता हूँ, जैसे अभी नंबर्स देखो। और पता है उसको उसको ये क्रेडिट भी मिला 1,280, ये भी तो अनमार्क्ड वाले ही है ना, जो बेचे इसमें थे लेकिन पहले इसमें दिख रहे थे, अपन ने शिफ्ट किया, तो उसने ना 1,280 भी बेचे अनमार्क्ड के नाम पे। ये टोटल कर लो, 6,6,6,720। ठीक है, तो इन शॉर्ट मिस्टर पी ने अनमार्क्ड के नाम पे टोटल 6,720 शेयर बेचे। ये उसने फॉर्म अंडर राइटिंग किया,
ये उसने मार्क करके बेचे, ये अनमार्क के नाम पे उसने बेचा, ऐसा हमने कैलकुलेशन किया। बचा कितना, सब कुछ माइनस करके देखो, आराम से गिनो, लास्ट में समझ आ जाएगा, कुछ पॉइंट है नहीं। मैं सिर्फ इधर उधर गोल गोल घुमा रहा हूँ ताकि आपको सारे एंगल समझा सकूं। 10,080, ये नंबर अभी देखा आप? 10,080 पता है कौन सा है? वो रेजिडुअल शेयर्स। उसने जितना कर सकता था उसने कर लिया, खुद रख लिए कुछ शेयर, कुछ मार्क करके बेचे, कुछ अनमार्क बेचे, उसके बाद भी इतने नहीं बिके। तो इसकी जिम्मेदारी तो उसको लेनी पड़ेगी। अब आप पी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, पी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है। पी बोलेगा देखो वो जो पब्लिक को बेचने निकला था और नहीं बिके, वो तो मैं खरीदूंगा क्योंकि मैंने कमिटमेंट दिया, वही तो होता है अंडर राइटिंग। अच्छा, मैंने खुद के लिए भी तो 3200 रखवाए थे, तो वो भी तो लेके जाऊंगा। ये 3200 अलग है, 10,000 अलग। बात समझ आ रही? ये 10,000 वो जो पब्लिक को बेचने के लिए निकाले थे, पब्लिक ने लिए नहीं। और ये 3200 वो जो मैंने पहले साइड पे रख लिए थे कि लास्ट में मेरे लिए रख लेना, मैं ले लूंगा। बात समझ आई? तो नेट लायबिलिटी इसको बोल रहे हैं, समझे? दिस इज नेट लायबिलिटी। और जब आप इसमें फॉर्म अंडर राइटिंग वाली लायबिलिटी प्लस करते हो, तो ये जो आपका बन रहा था ना 13,280, इसको क्या बोलेंगे? टोटल लायबिलिटी। बात समझ आई? तो एक, हाँ 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 हाँ, माइनस इसलिए किया, वही तो बोल रहा हूँ बात को समझो, माइनस प्लस में कंफ्यूज क्यों हो रहा हो? माइनस इसलिए किया क्योंकि पता लगाना था कि पब्लिक को जो बेचने निकाले थे उसमें कितने अनसोल्ड रह गए, तो माइनस तो करना ही पड़ेगा। 24,000 शेयर टोटल मैंने बोला था आपकी कंपनी के मैं बेचूंगा, आप टेंशन मत लो। तो बोले सर सारे पब्लिक को बेचोगे या खुद कुछ रखने वाले हो? मैंने बोला नहीं, 3200 शेयर की तो मेरी कमिटमेंट है, मैं ही खरीद रहा हूँ पहले ही, बिफोर ऑफरिंग टू द पब्लिक। तो साइड पे रख दिए। तो 24,000 में से 3200 तो पहले साइड पे रख दिए कि ये मैं लास्ट में ले लूंगा। ठीक है। बोला अच्छा बाकी पब्लिक को कितने बेचोगे, रिमेनिंग शेयर? तो 24,000 में से आपने 3200 माइनस किया, तो रिमेनिंग बचा के कितना, 20,800। तो ये 20,800 आप पब्लिक को बेचने निकले, इसमें से आपने अपना मार्क लगा के जो बेचे वो कितने, 4,000। तो ये 4,000 इसमें से लेस हो गए, अभी भी कितने बचे, 16,800। अच्छा, आप कुछ अनमार्क्ड भी बिके, तो अनमार्क्ड में भी तो आपका शेयर होगा, आपने कितने बेचे, वो आया 6,720, ये आपने अनमार्क्ड वाले बेचे। अभी भी पब्लिक को बेचने कितने बाकी है, 10,080। अब कोई नहीं खरीद रहा, तो आप बोलोगे सर अब मैं अंडर राइटर हूँ तो मेरी जिम्मेदारी, भाई ये भी मैं ले लेता हूँ। तो एक तो 3200 तो आपने पहले हाँ बोली थी आप ले रहे हो, और ये भी आपको लेके जाने पड़ेंगे। तो टोटल कितने हो गए, 13,280। अब ये नेट लायबिलिटी आउटसाइडर्स के जो बचे हुए शेयर है वो गिनने हो, तो ये 3200 तो बिके हुए मानने पड़ेंगे ना, कि भाई साइड पे रख दिए 3200, तो आपने पहले ही कमिटमेंट दे दिया था। और फिर लास्ट में टोटल कितने शेयर लेके जाओगे? तो भाई 3200 जो आपने खुद अपने लिए रखवाए थे, और 10,080 जो पब्लिक ने नहीं खरीदे, जो बचे हुए शेयर लेने पड़े, तो टोटल लायबिलिटी कितनी आ गई, 13,280। तो पहले माइनस किया बाद में प्लस किया, तो क्यों किया वो बात नहीं है। अगर आप पहले माइनस नहीं करते तो आपको डायरेक्ट 13,280 का आंसर मिल जाता। बट बाइफर्केशन तो चाहिए ना, कि फर्म वाले कितने और आउटसाइडर वाले कितने। तो जो आउटसाइडर्स को बेचने निकले थे और बिके नहीं, वो नेट लायबिलिटी। और फॉर्म अंडर राइटिंग प्लस करके पता चला अब इतने टोटल लेके जाना है, टोटल लायबिलिटी, इसलिए इन्होंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, वैसा है। अब बात समझ आ रही है क्या हुआ? अब वो मेन आंसर देखो अपना प्रेजेंटेशन के लिए। तो भाई पहला मेथड ये है कि हमने फॉर्म अंडर राइटिंग को अनमार्क वाली कैटेगरी में अज्यूम किया था, मार्क में भी कर सकते थे, अगर मार्क में करते तो पहले ही माइनस हो जाते, बात वही होगी। तो हमने क्या किया, क्रॉस लायबिलिटी में से पहले मार्क माइनस किया, बचे हुए में से अनमार्क माइनस करते ही हम अनमार्क में हमने फॉर्म अंडर राइटिंग को साथ में गिन लिया। अब जो नेट लायबिलिटी बची, अगर कुछ माइनस वाला प्रॉब्लम आया तो उसको ठीक कर दिया, ये तो प्रॉब्लम ठीक किया हमने और कुछ नहीं, जो रेशियो की वजह से आता है। ये जो बचा ना, ये है हमारी नेट लायबिलिटी। पब्लिक को बेचने निकले थे और बचे हुए शेयर लेने पड़े, इसके पास देखो कोई लायबिलिटी नहीं है। इसके पास आई, इसके पास आई। अब क्या होगा, टोटल लायबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो इसमें जो फर्म अंडर राइटिंग का पोर्शन लेस हुआ है ना, प्लस कर देंगे, तो बाकी दोनों का भी तो होगा। इसमें जुड़ेगा ना 1,200, और इसमें 4,000, तो टोटल लायबिलिटी पता चल जाएगी, 13,280, 1,200, और ये 5,520। टोटल करके देख लो, टोटल भी टैली हो जाएगा। ये तीनों को प्लस कर लो, कितना हो रहा है, 13,280, 14,480, और ये 5,500, 20,000 हो रहा है टोटल लायबिलिटी। ये भी टैली करना हो तो आप कर सकते हो, कितने बिके कितने नहीं बिके, और 20,000 राउंड ऑफ आ ही जाएगा वैसा है। क्योंकि देखो टोटल कितने शेयर ऑफर किए थे, 40,000, कंपनी ने कितने बेचे थे, 40,000।
उसमें से पब्लिक ने कितने एप्लीकेशन फॉर्म भरे? 20,000, मार्क्ड अनमार्क्ड, बाकी कितने बचे? 20। वो 20 में फॉर्म अंडर राइटिंग भी आ गया और वो 20 में बाकी के अनसोल्ड भी आ गए, तो 20,000 टैली होना ही था। समझ आ रहा है? कैसे भी घुमा के गिन लो, बात वही है। देखो वो टैली कराना है तो वो भी करा देता हूँ। सम समझ आना चाहिए ना वो क्या है। 40,000 शेयर थे टोटल। इसको अगर ऐसे बात करो, फॉर्म अंडर राइटिंग कितना और अदर्स में कितना। फॉर्म अंडर राइटिंग का टोटल आपको दिया हुआ है 3200, 1200, सॉरी, और यहाँ पे 4,000, ये हो रहा है 8400 हो रहा है। इसमें से आप 8400 माइनस कर दो, रिमेनिंग कितना बचेगा? 31,600। सही। 31,600 में ऐसा ऐसा बोला कि पब्लिक ने खरीदे 20,000। इसमें लिखा है ना, इंक्लूडिंग मार्क्ड एप्लीकेशंस एंड अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। तो पब्लिक ने नहीं कितने खरीदे? 11,600 नहीं खरीदे। ये बताए कौन से हैं? ये है अनसोल्ड। अब एक अंडर राइटर जो होगा उसकी लायबिलिटी में क्या क्या आता है? अनसोल्ड वाले और फॉर्म अंडर राइटिंग वाले, यही आते हैं। अनसोल्ड वाले कितने? 11,600। फॉर्म अंडर राइटिंग वाले कितने? 8,400। टोटल जिम्मेदारी कितनी? 20,000। बात समझ आई? और ये देख लो, ये सब जगह सब कुछ टैली हो रहा है, मैं बता देता हूँ। ये टेबल दिख रहा है आपको? अनसोल्ड। ठीक है। अच्छा, अगर आपने इसको ठीक कर दिया तो भी ये 11,600 ही रहेगा ना, कि चेंज हो जाए? आपने कुछ नहीं किया, यहाँ का माइनस जो है वो दोनों में बांट दिया। जो ये बना ये भी 11,600 ही है, नेट लायबिलिटी। और बाकी के फॉर्म अंडर राइटिंग वाले 8,400, हो गया 20,000 पूरा। ठीक है, तो बात समझ में आनी चाहिए क्या हो रहा है। प्रेजेंटेशन तो आपका टेबुलर फॉर्मेट में हो ही रहा है इजीली। यहाँ पे अजम्पशन खाली ये वाला। अब इसमें दूसरा अजम्पशन भी है कि आप फॉर्म अंडर राइटिंग को मार्क्ड में गिन लो, तो कुछ नहीं, खाली ऊपर नीचे होगा, आंसर तो वही है ना, लायबिलिटी में कोई चेंज थोड़ी होना है। तो वैसे प्रेजेंटेशन करके भी देख लेते हैं। चलो वही हम वापस हो जाएगा, और क्या दूसरा अजम्पशन। फॉर्म अंडर राइटिंग जो है उसको आप काउंट कर रहे हो अंडर मार्क्ड एप्लीकेशन। अब इसमें भी पर्टिकुलर्स पी, क्यू, आर, और ये आपका टोटल कैलकुलेशन। ग्रॉस लायबिलिटी से स्टार्ट करेंगे। इसकी लायबिलिटी कितनी थी? 24,000। बाकी की बता दो ना नंबर से, 10 और 6, टोटल हो गया 40। यही था। अब हम तो सबसे पहले मार्क्ड एप्लीकेशन ही लेस करते हैं, इंक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग, यही होगा। अब इसमें से आपको टोटल उस हिसाब से लेस करना पड़ेगा। पी के केस में मार्क्ड एप्लीकेशन थे 4,000 और फॉर्म अंडर राइटिंग था 3,200। टोटल कितना हो गया? 7,200। समझ आया? दूसरा, इनका प्रेजेंटेशन में देखना उल्टा किया है। क्यू के केस में मार्क्ड एप्लीकेशन 8,000, फॉर्म अंडर राइटिंग 1,200। ठीक है। तीसरा, आर के केस में मार्क्ड एप्लीकेशन 2,000 और ये 4,000, तो टोटल 6,000 हो गया। ओके, और ये टोटल जो भी होगा आप यहाँ पे लिख सकते हो करके। 7 और 9 16, 16 6 22, 22,400। खाली टैली कर देना, कभी कभी ओरल कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है। यहाँ कितना बच रहा है? 16,800। टैली कर देना, कुछ गलत है तो बता देना। 800, ये तो जीरो हो गया। और ये होगा 17,600। ठीक है, ये बैलेंस। अब इसके बाद अनमार्क्ड वाले, इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी। अनमार्क्ड वाले टोटल थे कितने हैं? बताओ। अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितने लोग हैं यहाँ पे जिसको बांटोगे? लास्ट टाइम कितने लिए? उसमें फॉर्म अंडर राइटिंग ऐड करके लिया था, तो 6,000 प्लस 8,640 किया था, 8,400 किया था, तो 14,400 हो रहा था अनमार्क्ड वाले। इस बार पता है अनमार्क्ड कितने होंगे? देखो, टोटल एप्लीकेशन आए हैं पब्लिक से 20,000, उसमें से मार्क्ड वाले कितने हैं? 14,000। तो पता है अनमार्क्ड कितने बचे थे? 6,000। ये तो आपने पहले भी गिना था।
पर फिर इसमें अपन ने ना फॉर्म अंडर राइटिंग ऐड कर दिया था, पर यहाँ थोड़ी ऐड करेंगे, फॉर्म अंडर राइटिंग तो ऊपर ऑलरेडी माइनस हो चुका है, तो यहाँ पे हमारे लिए अनमार्क कितने हैं, 6,000। 6,000 बटेंगे रेशियो में, बांटो। हाँ और ठीक है, ये हो गए आपके 6,000 माइनस। आगे नेट लायबिलिटी 11,600, वो तो वही आनी थी ना, 11,600 तो चेंज होने वाला है। ये माइनस 13,200, ये -700, नेगेटिव है। हाँ, और ये -900। अब नेगेटिव को ठीक करना पड़ेगा, एक ही अंडर राइटर बचा है, सीधा सीधा बांट तो कुछ करना ही नहीं। तो यहाँ 700 प्लस, यहाँ 900 प्लस, यहाँ 1,600 माइनस। ये इसको, ये लेस करने के बाद या एडजस्ट करने के बाद जो आएगा ना, उसको बोलेंगे नेट लायबिलिटी। और ये आप माइनस करके देख लो कितनी है। वो आने ही वाला है। समझ आ गया? लो, आपके सामने पूरा अब नंबर्स दिख रहे होंगे, कौन सा कहाँ से कितना आ रहा है। अच्छा, अब चाहिए टोटल लायबिलिटी, तो फॉर्म अंडर राइटिंग वाला प्लस कर दो, जो आएगी टोटल लायबिलिटी। फॉर्म अंडर राइटिंग तो आपको डेटा में से पता ही है कितनी, प्लस कर दो, 3,200, 1,200, 4,000 हो जाए। ये वापस वही 14,800, ये 1,200, और ये 4,000। टोटल देख लो, टोटल 20,000 हो रहा है। रेशियो में फर्क पड़ेगा लायबिलिटी के, रीजन बीइंग कि आपने उसको कहाँ इंक्लूड किया है, इट विल मेक अ डिफरेंस। रेशियो आ गया ना, तो वो अजम्पशन वाला पार्ट डिफरेंस क्रिएट करेगा, लेकिन टोटल लायबिलिटी तो वही रहने वाली है 20,000। आपस में कैसे बटेगी वो चेंज हो सकता है। बोलो, अब कुछ कंफ्यूजन? समझ आया? अच्छा, समय बेसिक है, सारे पॉइंट आ गए। फॉर्म अंडर राइटिंग आ गया, माइनस प्लस वाला आ गया, मार्क्ड अनमार्क्ड आ गया, ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो आ गया, सारे पॉइंट्स कवर हो गए, और टैली भी हो रहा है हर जगह से। तो अब इसके बाद ऐसे सम्स में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर का बहुत लेवल पे जा भी नहीं पाएंगे, मेजोरिटी चीज कवर हो गई। हाँ, वो ज्यादा सिंपल वे में आ गया। अजम्पशन तो यहाँ भी लिया, बट अब ये है ना, उसके बाद समझाया इसलिए इजी लग रहा है। हाँ हाँ, अब वो घर पे जाके अगर वो वाला वापस करोगे तो वो भी आ जाएगा। मैं पहले उल्टा करता तो वो वाला इजी लगता। अजम्पशन तो मैंने दोनों में एक तो लिया ही है कि फॉर्म अंडर राइटिंग को किस में कैलकुलेट करूं। स्टेप्स पूरे सेम है, खाली नंबर चेंज हुए। मैंने पहले मार्क माइनस किया, बैलेंस निकाला, अनमार्क माइनस किया, बैलेंस निकाला, नेट लायबिलिटी आई, माइनस प्लस ठीक किया, प्लस फॉर्म अंडर राइटिंग प्लस किया, वही किया है। बट मार्क में यहाँ पे मैंने ये इंक्लूड कर लिए, वहां अनमार्क में किए थे, उतना फर्क था। तो जब पहले मैंने मार्क निकाले थे तो जो दे रखे थे वो सीधा माइनस कर दिए थे, बाकी अनमार्क वाले 6,000 भी मैंने गिने थे। लेकिन जो फॉर्म अंडर राइटिंग वाले यहाँ पे माइनस हो गए ना, 8,400, वो मैंने इसमें काउंट कर लिया और फिर रेशियो निकाला था। मेहनत उतनी है, खाली दो पर्सपेक्टिव अलग अलग है, उस हिसाब से आपका आंसर अलग है। बट क्योंकि पहले वाले में आपको क्या समझ नहीं आ रही थी कहाँ जा रहा है, अब वो फिर हर जगह से टैली करवाया। अब ये करा रहा हूँ तो कि आपकी माइंड में पिक्चर क्लियर है, अच्छा हाँ, इतनी लायबिलिटी थी, इतने वो फॉर्म अंडर राइटिंग थे, इतना ये बचा है, तो मेरा हो गया, इसलिए आपको इजी लग रहा है। बाकी और थोड़ा प्रेजेंटेशन नीट हो गया क्योंकि मुझे ज्यादा उसके अंदर इंटरनली लिखना नहीं पड़ा, इसलिए आपको वो इजी लग रहा है। बाकी दोनों का लेवल सेम ही। अब घर जाके पूरा सम करोगे, ऐसा सेम सम करोगे, तो कोई भी असम्पशन लो आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये हर जगह से ना चीजें वो टैली होनी शुरू हो गई, वो माइंड में टैली होनी शुरू हो गई ना, इसलिए इजी लग रहा है। अभी तक आपके माइंड में सारे नंबर्स कनेक्ट नहीं हो रहे थे, कौन सा कहाँ से जा रहा है, अब हो गए तो वो समझ में आ गया। बोलो, क्लियर है? अब देखो, सेम टाइप का जो सम है, अच्छा इसमें ना इनका इलस्ट्रेशन जो प्रेजेंटेशन है सेकंड वाला, 243, मुझे समझ में नहीं आया पहले अनमार्क क्यों माइनस कर दिए। ऑर्डर के हिसाब से तो पहले मार्क माइनस होते हैं। आप देख लो सेकंड सॉल्यूशन, वो मुझे भी सही नहीं लगा, बिकॉज आगे थियरी में स्टेप्स में खुद समझाया इन्होंने कि पहले मार्क माइनस होते हैं क्योंकि वो मार्क है, फिर बचे हुए को रेशियो में बांटते हैं, और जब रेशियो क्रॉस लायबिलिटी का ही लेना है तो आप पहले मार्क माइनस करोगे अनमार्क, एक्चुअली तो फर्क भी नहीं पड़ता है, बिकॉज जो आप रेशियो ले रहे हो वो तो क्रॉस अमाउंट का ले रहे हो। हाँ, ग्रॉस माइनस मार्क वाला फॉलो कर रहे होते हैं तो फर्क पड़ता है, बट यहाँ पे इन्होंने ना पहले अनमार्क माइनस कर दिया, फिर मार्क माइनस किया। पर अब कोई बच्चा खुद बुक लेके बैठा हो, सॉल्व कर रहा हो, तो घूमता रहेगा, यार अभी तो ये किया था, फिर इसमें ऐसा क्यों कर दिया, फिर उसको समझ नहीं आ रही। तो वो
सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे आंसर पे ऐसा फर्क पड़ता नहीं है, बट हम ऐसा वो करने के चक्कर में बार बार अलग अलग चीजें नहीं करेंगे। अपने को पता है पहले मार्क माइनस करते हैं क्योंकि लॉजिकली वो स्टैम्प्ड है, तो पहले वही हटा दो ना जिसका कंफर्मेशन है, रेशियो वाली चीज बाद में करेंगे, तो अपने वही मेथड फॉलो करेंगे, तो मैंने इसमें चेंज कर दिया वैसा। इतना में मॉड्यूल को ऐसे एकदम भक्ति भावना से अपने फॉलो नहीं करेंगे। टोटल लायबिलिटी सेम ही आ रही है, 14,800, 1,200, 4,000, टोटल 20, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। बट इन्होंने अननेसेसरीली अनमार्क पहले माइनस कर दिया जो उनके खुद के थियरी के हिसाब से सही नहीं है, तो फिर वो अननेसेसरी दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए था, कोई भी स्टूडेंट उससे कंफ्यूज होगा। अब हाँ, उसमें फिर आप अजम्पशन ले लो, या तो वो लोग सब में ना क्वेश्चन में एक लाइन जोड़ देंगे कि भाई फॉर्म अंडर राइटिंग इज कंसिडर्ड एज मार्क्ड एप्लीकेशन, तो ये सॉल्यूशन, एज अनमार्क तो पिछला वाला। कुछ नहीं बोला हो तो अपने को दोनों तो करना नहीं है क्योंकि एग्जाम में डबल टाइम वेस्ट होगा। आपको जो पसंद है आप नोट ले लो, फिर जहाँ ओपन एंडेड है ना वहाँ आपका कॉल है। आप बोले नहीं है सॉल्यूशन में पहले तो उन्होंने अनमार्क माना था बाद में मार्क समझाया था, वो कोई पैरामीटर नहीं है। जब दोनों मेथड्स इक्वली सेम है और आपकी चॉइस पे छोड़ा हुआ है, तो आप वो चॉइस करो जो आपको पसंद है। आपको लगता है मार्क वाला सही है, पहले माइनस करके खत्म करो। लॉजिकली फॉर्म अंडर राइटिंग मार्क में ही जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वो भी तो ठप्पा लगी गया ना कि मैं इतने खरीद रहा हूँ। जो चीज सर्टन हो गई उसको अनमार्क में क्यों गिना। तो सेकंड वाला ये मेथड प्रैक्टिकली भी ज्यादा समझ में आता है कि भाई मार्क का मतलब क्या होता है, मेरे ठप्पे से मैंने बेचा है, पता चल रहा है मैंने बेचा है। और फॉर्म अंडर राइटिंग मैं खुद ही खरीद रहा हूँ, तो इट इज सर्टन ना, तो सर्टन चीज को अनसर्टन में क्यों डालते हो जो रेशियो में बढ़ रही है। तो फर्स्ट मेथड ना लॉजिकली भी इरेलीवेंट है, अगर दोनों में से एक चुनना हो मैं भी यही वाला चुनूँ, और आपको इजी भी लग रहा है तो कर बेटर। हाँ, इजी भी लगेगा भी ना इजी, क्योंकि सर्टेनिटी बढ़ गई ना। यू नो कि मार्क्ड और फॉर्म दोनों सर्टन चीजें हैं, कौन कितना खरीद रहा है कौन कितना बेच रहा है पता है, तो इसी में डाल देना ज्यादा लॉजिकल है। पर मेथड के लिए ऑन पेपर उन्होंने बोल दिया आप ऑन मार्क में भी ले सकते हो, आइडियली अनमार्क में नहीं लेना चाहिए। अब देखो ये सम पीछे इलस्ट्रेशन 14 है, उसमें क्या किया, कौन सा अजम्पशन लिया, वो देखो मुझे भी पता नहीं है। देखो उल्टा कर दिया, 14 में देखो वर्किंग नोट अनमार्क मान लेते हैं, फालतू का कंफ्यूजन करते हैं। इससे तो सेकंड मेथड बेटर है। और एग्जाम में बस स्पेसिफिक बोला होगा कि अनमार्क ही लेना है, तो बोले नहीं हम तो घर से सोच के आए थे ज्यादा लॉजिकल मार्क वाला होता है, तो ऐसा मत कर देना। हाँ, प्रेजेंटेशन सब नंबर पर सब सेम है। अगर उन्होंने बोला है कि यही करो और फिर आप उल्टा करके आ गए, जीरो मिलेगा। सब में लिखा है कि यू हैव टू फॉलो अनमार्क, इट इज अज्यूम, और फिर आप ये करके आ गए, एक मार्क नहीं मिलेगा। ये बोला है आपको जब अजम्पशन लेने के लिए, हमने ही बोला है कि ऐसे करो, तो आप उल्टा क्यों जा रहे हो, फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आने तो दोनों मेथड चाहिए, चॉइस दे दी तो आपको जो अच्छा लगे करो, और नहीं चॉइस दी तो फिर जो होगा वो करना है, बट दोनों नहीं करना है। इलस्ट्रेशन 9 है ना, उसका उसमें मेथड सेम ही है, मतलब सेम ही सम है। आई डोंट थिंक उसमें आपको कुछ नया मिलने वाला है, वो प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो इलस्ट्रेशन 9 और पीछे इलस्ट्रेशन 15 पूरा सेम है। आपको दोनों में से जिसकी मेथड ज्यादा, या प्रेजेंटेशन तो सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। आप सॉल्व करके देख लो, आंसर टैली कर लो, दोनों में से किसी में से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट एक ही बार करना है। सेम क्वेश्चन सेम टाइप पे, तो एक बार प्रैक्टिस करके देख लो, अच्छा है ना, उल्टा आइडिया आ जाएगा खुद से कितना बन रहा है। कुछ नहीं मिलेगा तो मैं करा ही दूंगा। तो बस ये मॉड्यूल के सम्स तो यहाँ पे कंप्लीट है, तो इसके साथ आपका चैप्टर नंबर 6 जो है वो पैकअप है। अब बाकी जो सम्स बचे हैं वो आपके क्रैकर में से मिल जाएंगे, वो अप्रोच करके खत्म करो तो अच्छा है। अब क्रैकर के सम्स बाकी है, इसका क्या करना है वो बता दो, कैसे डाउट सॉल्विंग रखना है। शेयर कैपिटल लास्ट में अपन ने किया, डिबेंचर वाले सम्स मैंने आपको बोले थे, और इस चैप्टर के भी ऐड हो जाएंगे, तो उसके लिए अब टाइम निकाल के आपको सॉल्व करके लाना पड़ेगा, बिकॉज मैं आगे पढ़ाता जाऊंगा और आप सॉल्व नहीं करोगे, तो एट द एंड वो 4-5 चैप्टर के सम्स पाइल अप हो जाएंगे, फिर हो नहीं पाएंगे। तो ठीक है, सिलेबस का पेस अपनी जगह है, बट बीच में अपने को एक ब्रेक लेके एक स्लॉट निकाल के वो डाउट सॉल्विंग के साथ साथ में खत्म करना पड़ेगा वैसे। तो अभी जो लास्ट डिबेंचर वाले सम्स मैंने आपको बोले थे उसमें से आप लोगों ने इतने दिन में कुछ किए, क्योंकि एक वीक पहले दिए थे मैंने 10-11 तारीख को, थोड़े बहुत तो सॉल्व किया या कुछ भी नहीं किए। नहीं किए तो फिर आज लेके बैठने पड़ेंगे, क्योंकि अब वापस में कल से नए चैप्टर पे आ गया तो रह ही जाएगा, तो फिर आपको बर्डन तो लेना ही पड़ेगा। और इतने दिन से मैंने बोल रखा है, अगर किए होते 30-34 कुछ क्वेश्चन थे, 4-5 भी डेली कर लिए होते तो हो जाते, तो ऐसा तो नहीं कि नहीं होंगे। तो अब जो बचे हैं वो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। हाँ, वो भी बाकी है ना, वो भी करना है। प्रेफरेंस शेयर वाले देखने हैं, वो शायद मैं करवाने वाला था क्या है वो देख लेंगे। बट डिबेंचर वाले तो मैंने आपको ट्राई करने के लिए बोले थे, तो उसके कुछ सम्स का टारगेट, या तो फिर पैरेलल चलते हैं। अब जैसे कल के कल सारे आपके नहीं होंगे और नहीं किए हुए, तो इसके साथ साथ फिर कुछ सम्स उसके डाउट्स के लेके डेली करके खत्म करते हैं। तो आई थिंक कितने थे डिबेंचर वाले में, 23 ऐसे कुछ। सिंगिंग फंड तो करना नहीं, वो कैंसिल हो चुका है। 23 है, तो आप कल का टारगेट ले लो कितने सम्स आप करके आ सकते हो, तो उतने कल खत्म करें।
3 पार्ट में डिवाइड करना है तो 8-8 सम ले सकते हैं, तो भी 3 दिन लग जाएंगे। तो क्या पैरेलली मैं नया चैप्टर थोड़ा स्टार्ट कर दूंगा और पहले 8 सम जो डाउट टारगेट होगा तो ही होगा, क्योंकि मैंने ऐसे दे दिया तो आपने किए ही नहीं। तो 8 सम आज के बोलूंगा तो कल करके आओगे, तो वैसे रख लो फिर, तो उस हिसाब से करते हैं। तो कल 1 to 8 रख लो डिवेंचर्स का। प्रेफरेंस वाला लास्ट में रखते हो, क्या देखना है मैं भी एक बार रिकॉल कर लूंगा। नहीं नहीं, क्रैकर, क्रैकर के 23 के अराउंड कुछ सम्स है, सिंकिंग फंड के पहले वाले, तो लाइन में ही है सारे, तो वो करने हैं। तो 8 सम जो पहले 8 है वो आप सॉल्व कर लो, टॉपिक वाइज ऑर्डर में ही है, उसमें से डाउट्स हम कल देखते हैं, बाकी के परसों। तो 3 दिन में अपना डिवेंचर पैकअप होगा। मीनवाइल फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर चला रहा हूँ, आपको अंडर राइटिंग के सम्स भी देखने पड़ेंगे, और अंडर राइटर वाले इन्होंने शेयर कैपिटल के चैप्टर में रखे हैं क्रैकर में, आई थिंक उसमें है, तो फिर वो भी सॉल्व करना है। तो क्या डेली 8-10 सम्स का टारगेट लेके चलो, ताकि साथ साथ में पैकअप हो जाए, नहीं तो फाइल अप हो जाएगा और मंथ एंड हो जाएगा तो बर्डन आ जाएगा। ठीक है, आज इतना रखते हैं इसमें, कल फिर रिमेनिंग देखते हैं।